वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 17 के बारे में, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। सो फॉरेस्ट क्या होते हैं और कैसे चैप्टर का नाम दिया गया है कि फॉरेस्ट इज़ आवर लाइफलाइन। जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था हमारे पास? फॉरेस्ट इज़ आवर लाइफलाइन। सो फॉरेस्ट क्या है? सो फॉरेस्ट इज़ अ वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है और अनकल्टिवेटेड होता है। अनकल्टिवेटेड मतलब जिसके ऊपर कोई भी हल वगैरह से इसको कल्टिवेट नहीं किया गया है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से हम खुदाई नहीं करते हैं। सो वो हमारे पास एक एरिया है। ये बहुत ज़्यादा डेंसली होता है, मतलब इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर, अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं इस एरिया के अंदर। इतने ज़्यादा प्लांट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर कि जो सनलाइट है वो भी हमारी जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वहाँ तक रीच नहीं कर पाती, पहुँच नहीं पाती। क्लियर? provide homes for many different birds, animals, insects, worms, reptiles and microbes। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको ये होम प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट का काम करते हैं, उनको एक घर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये कहाँ रहते हैं? ये जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्नेक हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं जो, या फिर जैसे बंदर होते हैं, बैट्स होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? वो सब जंगलों में पेड़ों के ऊपर रहते हैं। सो इसलिए बोला गया है कि जो फॉरेस्ट है वो होम प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? बर्ड्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इंसेक्ट्स को। क्लियर? नाउ ये यहाँ पे दिखाया भी है हमें, फॉरेस्ट एज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक नेचुरल होम ही होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है। मतलब एक नेचुरल होम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसको बोल दिया जाता है हैबिटेट। नेक्स्ट, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन फॉरेस्ट। अब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। अब फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी हैबिटेट्स होती है? फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जिनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। अलग अलग जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं, उनके हैबिटेट के बारे में बताया गया है। लाइक फर्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट यहाँ पे हमने नेम लिए हुए हैं बियर है, बाइसन है। बाइसन एक टाइप का, जैसे हमारी गाय भैंस होती हैं उसी टाइप का एक एनिमल होता है। जैकल्स हैं, डियर एंड पोर्कुपाइंस, एलिफेंट्स हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। नाउ मंकीज, बैट्स, कुछ बर्ड्स होते हैं। इनके अलावा जो कहाँ पे रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, रिगल, स्नेक रिगल। रिगल का मतलब क्या होता है? रेंग कर चलना या फिर लौटना, जो जमीन के ऊपर ही चलते हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर, बोरो मतलब बिल, बिल जो अपने बिलों में रहते हैं। इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर बिल बनाए होते हैं और अपने बिलों के अंदर रहते हैं। स्पाइडर, बिटल्स एंड ग्रब्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ये फॉरेस्ट के फ्लोर पे, जो हमारा सरफेस होता है उसके ऊपर ये सरवाइव करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, स्पाइडर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो जमीन पे रहते हैं, जमीन के ऊपर। क्लियर? सो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की। वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर डीपर एरिया में रहते हैं, गहरे जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के बारे में बात की जो कहाँ रहते हैं? जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। देन हमने रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, इनके बारे में बात की, जो रिगल करते हैं, मीन्स जमीन के ऊपर लौटते हैं, फिर जमीन के ऊपर रेंग कर चलते हैं।
कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स होते हैं, एनिमल्स नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स होते हैं जो बुरोज के अंदर रहते हैं, मतलब बिलों के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर उन्होंने अपने बिल बनाए होते हैं और उनके अंदर वो रहते हैं। देन कुछ इंसेक्ट्स हैं एंड कुछ स्पाइडर या फिर बिटल्स, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, लाइक अर्थवॉर्म है। क्लियर? सो वो उसी ज़मीन के ऊपर रहते हैं। देन नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है जंगल? सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। द मेजर यूजेस बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो। अब जो फॉरेस्ट हैं उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए हमारे लिए जो फॉरेस्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं या फिर रिसोर्सेज होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनसे हमें कोई ना कोई चीज़ मिलती है। लाइक फर्स्ट क्या है, प्योरीफाई द एयर, ये एयर को प्योरीफाई करेंगे। अगर एयर प्योरीफाई होगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको रेगुलेट करके रखते हैं, टेम्परेचर को ना ही ज़्यादा डाउन होने देते और ना ही ज़्यादा हाई होने देते, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और रेनफॉल के अंदर बारिश लेके आने में हेल्पफुल होते हैं। हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर थ्रू सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब जो भी बारिश आती है, बारिश के बाद जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है, वो मिट्टी के अंदर जाता है। क्लियर? अब बारिश नहीं आएगी, बारिश ही नहीं आएगी तो रेन वाटर कहाँ से आएगा? अगर रेन वाटर नहीं होगा तो वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, ग्राउंड में नहीं जाएगा तो जो ग्राउंड का लेवल है, वाटर लेवल है ग्राउंड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा, बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाएगा। सो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल होता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, सॉइल इरोजन में हेल्पफुल होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, भूमि का कटाव या फिर मिट्टी का कटाव, जिसको आप हिंदी में मृदा अपरदन भी बोल देते हो। मृदा अपरदन मीन्स कई बार क्या होता है, फ्लड वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो मिट्टी है वो पानी के साथ चली जाती है। अब अगर पेड़ पौधे होंगे उस एरिया के अंदर, अगर पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जो रूट्स है वो ग्रिप बना लेती है मिट्टी के साथ, इस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी मेंटेन रहती है ट्रीज़ की वजह से। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति। जो ड्राई लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब मिट्टी के अंदर ही उसकी वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं उस मिट्टी को, जिसकी वजह से उनकी जो फर्टिलिटी पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दैम आर वॉश्ड डाउन बाय द रेन वाटर इनटू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। जो भी लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल फ्लड एंड प्रिवेंट फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करके रखते हैं। बाढ़, फ्लड क्या होता है, बाढ़, बाढ़ को कंट्रोल करके रखते हैं और बाढ़ से बचाव भी करते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट, ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक नेचुरल होम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल लाइक वुड, रबर, गम, रोजिन, नॉन एडिबल ऑयल, लीफ। कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हम चीज़ें लेते हैं प्लांट से, मोस्टली जैसे हनी है, बैम्बू, बांस का जो पेड़ होता है उससे हमें बांस मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, वो भी हमें किससे मिलती है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है। मैनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्सेज ऑफ स्टेडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल्स लिविंग इन दैट एरिया। ट्राइबल पीपल्स मतलब आदिवासी लोग जो उस एरिया में रहते हैं, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं जो उनकी इनकम का, जो उनकी जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होती है, एक मेन रोल प्ले करता है उनके जीवन यापन के लिए या फिर उनकी इनकम के लिए। रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करता है बिकॉज ट्रीज एक्ट एज अ साउंड एब्जॉर्बर। जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम होता है
ट्रीज़ की वजह से क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो साउंड अब्जॉर्बर का काम करते हैं। अगर बिल्कुल क्लियर एरिया होगा, क्लीन एरिया होगा, तो जो नॉइज़ है वो ईजिली सुन जाएगी, नॉइज़ ईजिली ट्रेवल करेगी उस एरिया के अंदर, मीडियम के अंदर। बट अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल है तो वहाँ पे जो साउंड है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से बोल देते हैं जो साउंड एब्जॉर्बर है उसकी तरह काम करते हैं ट्रीज। सम फॉरेस्ट हाउ बीन डेवलप्ड इनटू पार्क्स, कुछ जो फॉरेस्ट है उनको पार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो ये पार्क हैं ये प्रोवाइड करते हैं रिलैक्सिंग कैंपिंग साइट्स। ये एक अलग यूज हो गया फॉरेस्ट का। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से, लाइक फूड, फ्यूल वुड है, लकड़ियाँ मिलती हैं जिनको हम एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं, रोजीन्स, गोंद जो हमें मिलता है, वैक्स, कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट। कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। बहुत टाइप्स के प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब कितने टाइम के लिए वो जिंदा रहते हैं, कितने टाइम के लिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बेस पे जो प्लांट्स हैं या वो ट्रीज हैं उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज एनुअल्स, सेकेंड इज बाइनियल एंड थर्ड इज पेरेनियल। द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर, जो 1 ईयर का लाइफ स्पैन होता है, 1 ईयर तक जो ग्रो करते हैं वो होते हैं एनुअल्स। लाइक हर्ब जो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती, जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। एंड नाउ नेक्स्ट, द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पैन इज 2 ईयर, जिनकी लाइफ स्पैन 2 ईयर होता है उसको बोलते हैं बाइनियल। फर्स्टली यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं एनुअल, एनुअल जैसे आपके एग्जाम होते हैं एनुअली मतलब साल में एक बार, वो तो हो गया हमारे एनुअल्स। बाई वर्ड का मतलब होता है 2, तो जिनका लाइफ स्पैन क्या है 2 ईयर। एंड नाउ पेरेनियल, पेरेनियल क्या है, द प्लांट्स हैविंग लॉन्ग लाइफ स्पैन वेरिंग फ्रॉम अ डिकेड टू अ फ्यू 100 ईयर्स, जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं। फॉरेस्ट आर द मेन रिजर्वोयर ऑफ सच प्लांट्स लाइक शर्ब्स एंड ट्रीज, इसके अंदर आते हैं पेरेनियल के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर चैप्टर के अंदर से मेन एक आता है कैनोपी एंड क्राउन के ऊपर क्वेश्चन। सो देखते हैं अभी। लेयर्स इन द फॉरेस्ट, ट्रीज ऑफ वेरियस different types are found in any forest. These can be characterized by their height, shape of leaves, flowers and fruit. इनके बेस पे जो ट्रीज हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है। सो फर्स्ट इज क्राउन, फर्स्ट इज क्राउन। द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन। ब्रांची पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये जो शेप्स दिखाई गई हैं, ये जो शेप्स हैं ये क्या है, ये क्राउन की शेप है। ये जितनी भी शेप हमें दिखाई गई है ये क्राउन की शेप है। यहाँ से ठीक है। एंड दीज द क्राउन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, साइज एंड मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। द लेयर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब जो लेयर है वो किस किस में क्लासीफाई की गई है, कैनोपी, अंडरग्रोथ एंड फॉरेस्ट फ्लोर। ये अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड की है, कैनोपी, अंडरग्रोथ एंड फॉरेस्ट फ्लोर। अब जो अंडरग्रोथ मीन्स जो छोटे छोटे होते हैं, 5 मीटर के आसपास जो लेयर होती है प्लांट्स की उसको बोला जाता है अंडरग्रोथ। उसके बाद जो एक पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट रीच कर जाते हैं उसको बोलते हैं कैनोपी। यहाँ से ये नहीं पूछा जाता कि अंडरग्रोथ ट्रीज कौन से हैं एंड कैनोपी ट्रीज कौन से हैं, पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोपी एंड क्राउन। कैनोपी और क्राउन में क्या डिफरेंस है। सो हम डायरेक्ट उसी के ऊपर चलते हैं। कैनोपी एंड क्राउन क्या है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी। सबसे टॉप लेयर क्राउन्स की उसको बोला जाता है कैनोपी। कैनोपी व्हेन सीन फ्रॉम अबव अपीयर्स एज अ ग्रीन कलर्ड रूफ लाइक अम्ब्रेला। जिस टाइम हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें लगता है कि जैसे कहीं पे हमने अम्ब्रेला या फिर रूफ बनाई हुई है,
जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये क्या कैनोपी है। अब बात करते हैं क्राउन शेप्स। तो ये हमारे पास कुछ क्राउन शेप है, लाइक ये हमारे पास एज अ कोन, जैसे कोन की शेप होती है इस टाइप की, तो ये हमारे पास कोन की शेप है। ये हमारे पास सिलेंडर की शेप है, जैसे आप मैथ के अंदर पढ़ते हो सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर की शेप है इस टाइप की। ये हमारे पास स्फेरिकल शेप्स के अंदर आ जाते हैं, ये भी एक स्फेरिकल शेप टाइप है। मतलब जो हमारे पास क्राउन है, क्राउन जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ताज, वो अलग अलग शेप का हो सकता है। जो क्राउन है वो अलग अलग शेप का हो सकता है। सो ये सब क्राउन्स है, और क्राउन्स अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। क्लियर। बट अगर मैं बात करूं कैनोपी की, तो कैनोपी क्या है, कैनोपी लाइक ये अगर हम इमेज देखते हैं तो इसके अंदर जो कैनोपी है वो क्या है, बहुत सारे जो क्राउन है जब मिलेंगे, कैनोपी ट्रीज कौन से होते हैं, मैनी क्राउन, मैनी क्राउन जब कंबाइन करेंगे तब जाके कैनोपी बनेगा। जैसे यहाँ पे ये वाली शेप अलग आ जाती है, ये वाली शेप अलग है, बहुत सारी जो कैनोपी है, बहुत सारे जो क्राउन है वो कंबाइन करते हैं, तब जाके जो हमें प्लांट मिलता है उसको हम बोल देते हैं कैनोपी। क्लियर। सो कैनोपी क्या है, कैनोपी के अंदर तो बहुत सारे क्राउन कंबाइन करेंगे, उसको बोलते हैं कैनोपी ट्रीज। और क्राउन शेप के अंदर क्या होता है, क्राउन ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक पर्टिकुलर क्राउन होता है, उसको बोल देते हैं क्राउन ट्रीज। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैनोपी क्या है और क्राउन क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। यही मेन डिफरेंस है दोनों में। जो कैनोपी है इसके अंदर बहुत सारे क्राउन कंबाइन करके तब जाके जो ट्रेस बनता है उसको कैनोपी ट्रेस बोलते हैं। और क्राउन के अंदर क्या होता है, क्राउन के अंदर एक ही टाइप के, एक ही शेप का जो ट्री है वो होता है, लाइक जो हमारे पास ये ट्रीज है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, undergrowth or understory, shorter trees from different layers under the canopy, these are called understory। लाइक कुछ घास वगैरह हो जाते हैं, अंडरस्टॉय मतलब पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं उनको बोल जाता है अंडरग्रोथ। जो घास या फिर शब टाइप जो प्लांट पाए जाते हैं उनको अंडरस्टॉय या फिर अंडरग्रोथ प्लांट्स बोलते हैं। लास्ट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फ्लोर। द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। जस्ट मिट्टी से ऊपर, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल रिमेन्स कवर्ड विद डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लाइक जैसे सूखे पेड़ पौधे, सूखी जो पत्तियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं, लाइक लीफ है, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, स्मॉल हर्ब्स, ट्विग्स, फंजाई, ये सब जो चीज़ें हैं वो इस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, जस्ट सॉइल के ऊपर ही। द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्स डार्क कलर्ड एंड इज स्पंजी, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो स्पंजी फील होता है। स्पंजी क्यों फील होता है, जब बहुत सारे जो पेड़ के पत्ते हैं वो गिर जाएंगे तो जब हम उनके ऊपर पैर रखेंगे तो वो नीचे की साइड प्रेस होगा, वो स्पंजी फील होगा हमें, इसलिए बोला गया कि जो ये सरफेस है ये स्पंजी फील होता है। क्लियर। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लीफ है या फिर जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर गिरे हुए हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से अब तक हमने क्या चीज़ रीड की है, क्या चीज़ पढ़ी है, वो समरी है, यहाँ पे आप रिकैप ले सकते हो। बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट क्या है, एक अनकल्टिवेटेड लार्ज एरिया है जहाँ पे बहुत टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लियर। बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे बर्ड्स को, बहुत सारे इंसेक्ट्स को जो फॉरेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने रीड किया अभी तक जो फॉरेस्ट हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। एयर को प्यूरिफाई करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हमने रीड किए हैं। देन हमने पढ़े 3 टाइप के प्लांट्स के बारे में। 3 टाइप के प्लांट्स कौन कौन से थे, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। एनुअल्स जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, बाइनियल्स जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर का होता है, और पेरिनियल जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक वो जिंदा रहते हैं।
नेक्स्ट हमने पढ़ा है क्राउन्स एंड कैनोपी के बारे में। क्राउन्स क्या है और कैनोपी क्या है। जो ब्रांची पार्ट होता है ट्रीज का, जो ब्रांची पार्ट है स्टेम से ऊपर, उसको हम बोल देते हैं क्राउन। जैसे कोई भी अलग अलग शेप के हमारे पास क्राउन्स हो सकते हैं, लाइक सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कोनिकल, अलग अलग टाइप का। अब जब बहुत सारे क्राउन कंबाइन करके एक न्यू ट्री बनाते हैं उसको हम बोल देते हैं कैनोपी, जिसके अंदर बहुत सारे क्राउन इन्वॉल्व होंगे। और ये टॉप मोस्ट लेयर होती है क्राउन की। क्राउन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर से जो हम देखते हैं उसको बोल देते हैं कैनोपी। डिफरेंट लेयर्स अंडर द कैनोपी इज कॉल्ड अंडरस्टॉय। अब कैनोपी के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आती हैं, उनको बोल देते हैं अंडरस्टॉय, जो शर्ब या फिर छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं या फिर घास से बनी होती है। देन हमने डिस्कस किया है ग्राउंड सरफेस के बारे में या फिर फॉरेस्ट सरफेस के बारे में। जो फॉरेस्ट फ्लोर है उसके ऊपर सूखे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पड़ी होती हैं, जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं सॉइल को। क्योंकि जब बारिश आती है तो जो वो पत्तियां सूखी हुई या फिर फ्रूट्स पेड़ से गिर के पड़े होते हैं सरफेस के ऊपर, वो उस मिट्टी के अंदर धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं और मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, लिविंग कम्युनिटीज ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लिविंग कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अब इनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स के बेस पे। लाइक फर्स्ट हमने प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस करना है, देन हमने कंज्यूमर और देन डिकम्पोजर्स, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। जो पैदा करेंगे, क्या पैदा करेंगे? अपना फूड, वो होते हैं प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रोप्स, 7th क्लास के अंदर ही आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर ऑटोट्रोप्स हीटोट्रोप्स का नाम सुना होगा। ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ, लाइक आपने सुना होगा ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है? अपना काम खुद करती है। तो वही सेम काम करते हैं प्रोड्यूसर। वो क्या करते हैं? पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? फिर क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। और क्या चाहिए उनको? और वाटर चाहिए। और किसके प्रेजेंस में बनेगा? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल सुन के ही आपको पता लग गया होगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना कौन बनाता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की होती है। क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। रिपीट करती हूँ मैं, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाएंगे, प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट, एल्गी, इनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर। सो अब जो प्रोड्यूसर हैं, जो ग्रीन प्लांट है, ये क्या करते हैं? जो भी ग्रीन प्लांट है उनके पास क्या होता है? सबसे पहले वो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने सांस के थ्रू छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेंगे? पौधे यूज़ करेंगे। और क्या इन्होंने लिया? सनलाइट। क्या लेंगे? सनलाइट। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे। और अपने फूड के अंदर ये बनाते हैं शुगर। और इसके अलावा जब ये शुगर बना, सॉरी यहाँ पे ऑटो नहीं आएगा, वाटर आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? वाटर, H2O। जब ये खाना बनाते हैं अपना, शुगर की इन्होंने फॉर्मेशन कर दी, देन ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और इसी ऑक्सीजन को
हम लेते हैं। सो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया उसको किसने लिया? पौधों ने लिया। और जो पौधों ने ऑक्सीजन छोड़ दिया उसको किसने लिया? उसको हमने लिया। सो ये इंटरडिपेंडेंस है हमारे और पेड़ पौधों के बीच में, हम कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो ये वो रिलेशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। सो अब कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूम करेंगे। प्लांट ने जो भी खाना बनाया उसको कंज्यूम करना है, उसको यूज़ करना है, वो होते हैं कंज्यूमर। द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर ने फूड बनाया है, खाना बनाया है, उसको कंज्यूम करने का काम, उसको यूज़ करने का काम कौन करते हैं? कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो बना बनाया खाना लेंगे। लाइक हम हैं, हम अपना खाना नहीं बनाते, ठीक है, हम अपना खाना नहीं बनाते। जो भी हम अलग अलग डिश बनाते हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट से मिलते हैं। लाइक अगर हम चावल बना रहे हैं या फिर पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए जो चावल है वो हमें कहाँ से मिले? वो हमें प्लांट से मिले, ठीक है। सो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम जो प्लांट्स ने हमें दिया है उनका यूज करके अलग अलग डिश बनाते हैं बस। सो ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर, जितने भी एनिमल्स हैं जैसे गाय हैं, भैंस है, हिरन है या फिर लॉयन है, वो सब क्या है? वो कंज्यूमर है। गाय क्या करेगी? घास खाएगी, वो घास प्लांट से ही आया है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें एनिमल से या फिर प्लांट से मिलती है। लॉयन है, लॉयन क्या करता है? लॉयन फ्लैश ईट करता है। फ्लैश ईट करता है मतलब मांस खाता है, किसी न किसी एनिमल का खाएगा। क्लियर? सो हम वो चीज़ें खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लाइक मैन, लॉयन, काउ, बफेलोस, डॉग, ये सब क्या है? अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हैं। ऑल कंज्यूमर्स या फिर ऑल हिट्रोटॉप्स, हिट्रोटॉप्स भी वही होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब जो हिट्रोट्रॉप्स हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड सेप्रोट्रॉप्स। ये अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हैं। अब फर्स्ट आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट ही ईट करेंगे, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें काउस, जो गाय हैं, भैंस है या फिर हिरन है, वो क्या करते हैं? वो पेड़ पौधों या घास या फिर वो प्लांट से बने प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं, उनके फ्रूट्स वगैरह को खाते हैं। देन हम बात करते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस वो है जो सिर्फ फ्लैश ईट करते हैं, जो सिर्फ मांस खाएंगे, मांस के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, जैसे लॉयन है। देन ओमनिवोरस, ओमनिवोरस वो है जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों टाइप की जो कैटेगरी है वो इसके अंदर होती है। मीन्स ये मांस भी खाएगा और प्लांट भी खाएगा। लाइक अगर हम बात करें क्रो, जो कौवा है वो क्या करता है? वो दोनों को ही खाता है, कौवा रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। देन ह्यूमन बींग्स, इंसान है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट से बनी चीज़ें भी खाते हैं। देन सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है उनसे वो अपना फूड ईट करते हैं। क्लियर? वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। लाइक द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट। सेप्रोट्रॉप्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड लेंगे किन से? डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग मतलब जो नष्ट हो गए हैं, या फिर डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स से, उनको बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। लाइक मशरूम्स, यीस्ट, बैक्टीरिया आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर मतलब डीकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना, कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो करते हैं डीकम्पोजर। लाइक अर्थवॉर्म। Decomposer, the organism which decompose the dead remains of plant and animals to simple compounds are called decomposer. Decomposer क्या है? ये वो organism है जो
डेड रिमेन्स, जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो डेड रिमेन्स है, उनका जो बचा हुआ रेजिड्यू है, मरने के बाद जब प्लांट हमारा डेड हो जाता है, ख़त्म हो गया प्लांट हमारा, या फिर एनिमल डेड हो गया, उसको हम दफना देते हैं मिट्टी के अंदर, या फिर कहीं पे भी ऐसे ही पड़ा होता है एनिमल, तो उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसके अंदर उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो उनको बोलते हैं, जो कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं ना, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। लाइक अर्थवॉर्म, रेड अर्थवॉर्म जो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर यूज किया जाता है, वो क्या होता है, वो भी एक डिकम्पोजर है, अर्थवॉर्म। क्लियर? जो मैन्योर बनाने के अंदर यूज किया जाता है। डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। अब जो डिकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं, जो प्लांट हमारे ग्रो करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जो भी प्लांट है फॉरेस्ट के अंदर, उनके अंदर हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते। लाइक अगर हम कोई भी फसल ग्रो कर रहे हैं अपने खेतों के अंदर, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, उनके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल वाली जो दवाई है, स्प्रे है, वो कर देते हैं, या फिर मैन्योर डाल देते हैं, जो गोबर वाली खाद होती है वो डाल देते हैं, तो उससे उनको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। बट जो जंगल हैं, जंगलों के अंदर जो इतने इतने पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रो हुए हैं ऑटोमेटिकली, वो किसी ना किसी सीड डिस्पर्जल की प्रोसेस की वजह से, तो वहाँ पे कौन न्यूट्रिएंट उनको देता है, वहाँ पे कौन जाके उनके अंदर खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करता है? कोई नहीं ऐड करता। सो उनको न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं? वो उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट है या फिर एनिमल है, वो किसी ना किसी वे से अगर डेड होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं, देन वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से। सो उनको उनकी बॉडी से ही न्यूट्रिएंट मिलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर्स feed themselves upon the dead plant and animals tissues and convert them into dark colored material called humus। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म लाइक सेप्रोट्रोप्स जो हमने अभी रीड किया था, वो अपना खाना लेंगे प्लांट से या फिर डेड एनिमल से। और जिस टाइम वो अपना खाना ले रहे होते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं एक डार्क कलर के मटेरियल के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं ह्यूमस। ह्यूमस हेल्प इन द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। अब जिस टाइम वो अपना फूड बनाएंगे, वो एक डार्क कलर का मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, और वो जो डार्क कलर का मटेरियल होगा वो एक तरह से मैन्योर का काम करेगा, हमारी सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए खाद की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट, फूड चेन। किस तरह से फॉरेस्ट के अंदर फूड चेन वर्क करती है? फूड चेन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना बनता है। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है। अब ये है ग्रास ओपर्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। अब इस प्लांट को खाया ग्रास ओपर ने। अब ग्रास ओपर को क्या, चूहा भी खा लेता है, प्लांट को भी चूहा खा लेता है। देन इस चूहे को कैट खा लेती है, इसको यहाँ पे फॉक्स भी खा सकती है। क्लियर? अब इस कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, इनको मेंढक खाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैं ये वाली सीरीज देखती हूँ, तो प्लांट को किसने खाया, ग्रास ओपर ने। ग्रास ओपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। देन फ्रॉग को किसने खाया, उल्लू ने। क्लियर? वही सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास प्लांट है, ये भी हमारे पास प्लांट है। अब प्लांट को ईट किया गिलहरी ने, स्क्वेरल ने। इस प्लांट को ईट किया इस गिलहरी ने, फिर इसको ईट किया फॉक्स ने। ये जो एरो शो किए हुए हैं, ये दिखाया हुआ है कि कौन किसको खा रहा है। क्लियर? सेम जैसे घास को खाता है रैबिट, खरगोश घास खाता है, देन रैबिट को किसने खा लिया, स्नेक ने। सो ये एक फूड चेन है। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। ये वो सीक्वेंस है जिनके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट करता है, उसको बोल देते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर्स। इंसेक्ट जो हैं वो ईट करेंगे ग्रास को, एंड इंसेक्ट्स आर ईटन बाय फ्रॉग। देन फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक,
एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल। जो स्नेक है वो किसको खाएगा, मेंढक को खाएगा, और स्नेक को बाज खा लेगा। सो ये हमारे पास क्या है, एक फूड चेन है। लाइक यहाँ पे दिखाई हुई है ग्रास, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, देन इसको मेंढक ने खाया, मेंढक को स्नेक ने खाया, और स्नेक को बाज ने खाया। तो ये क्या, एक फूड चेन है। पहले इसको खाना कहाँ से मिला, सनलाइट से, इसने खुद बनाया, इसलिए ये क्या था, प्रोड्यूसर था। फिर ग्रास ऊपर ने प्रोड्यूसर को ईट किया। तो ये क्या है, ये सारे कार्निवोरस हैं, ये सारे कार्निवोरस है जो एक दूसरे को ईट कर रही हैं। बट ये यहाँ पे हमारे पास हर्बीवोरस है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ प्लांट से बना प्रोडक्ट ईट कर रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। अब कैसे प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी जिस टाइम मैं आपको एग्जांपल दे रही थी फूड फॉर्मेशन कैसे करते हैं एनिमल प्लांट्स, सो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। प्लांट एंड एनिमल किस तरह से इंटरडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे के ऊपर। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर थ्रू फूड चेन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करने के लिए और अपने खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो एनिमल्स हैं उनको शेल्टर मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है प्लांट से। लाइक एग्जाम्पल लिए हुए हमने, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जितने भी एनिमल हैं वो अपना खाना लेते हैं प्लांट से। एनिमल ने खाना लिया प्लांट से, क्लियर। एनिमल को शेल्टर दी प्लांट ने। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल खुद अपना खाना नहीं बनाते। जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और जितने भी स्मॉलर एनिमल्स हैं वो उस फूड को ईट करेंगे। प्लांट्स का जो फूड है वो उसको ईट करेंगे। मैनी बिगर एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट एंड सो ऑन। अब जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो छोटे एनिमल को खा लेंगे, मतलब उनके मांस को खाएंगे। कौन से एनिमल्स को खाएंगे, जो प्लांट को खाते थे। तो हम बोल सकते हैं एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, वो अपना फूड प्लांट से ले रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली लें चाहे वो इनडायरेक्टली लें। मतलब या तो वो डायरेक्टली पेड़ पौधों को ही खाएं, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहले पेड़ पौधों को खा रहा है, देन वो दूसरे एनिमल उनको खाएं। तो वो फॉरेस्ट से अपना फूड ले रहे हैं। देन सम एनिमल्स मेक देयर शेल्टर ऑन प्लांट्स और ट्रीज। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना जो घर है, शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, आसरा, वो प्लांट्स के ऊपर होता है। लाइक बर्ड्स हैं, उनको शेल्टर कहाँ पे मिलती है, प्लांट्स पे मिलती है। बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, चिड़ियाँ हैं या फिर कोई भी कौवा है। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं। जो भी डेंस बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती हैं एंड जो बड़े बड़े घास होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज। जिस टाइम कोई भी शिकारी शिकार करता है तो बहुत सारे एनिमल्स कहाँ छुप जाते हैं, बड़े बड़े घास के अंदर छुप जाते हैं जो उन जंगलों के अंदर होता है। एनिमल्स गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड हीट फ्रॉम ट्रीज। जब ज़्यादा बारिश होती है या फिर ज़्यादा धूप होती है उस टाइम भी एनिमल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए पेड़ों का ही सहारा लेते हैं। ऑल एनिमल्स स्मॉल और बिग गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ड्यूरिंग समर। चाहे एनिमल छोटा हो चाहे एनिमल बड़ा हो, प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए किससे बचा हुआ है, हीट से। कब, जब समर है, गर्मी के टाइम पे खुद को हीट से बचाने के लिए, एंड फ्रॉम रेन ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। रेनी सीजन के अंदर रेन से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो छिप जाते हैं। कहाँ पे, अंडर द ट्रीज, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे वो छिप जाते हैं, वो सहारा लेते हैं किनका, प्लांट्स का। एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। देन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये हमारे पास कोई भी एक प्लांट है, इसके पास ये क्या है, ग्रीन कलर की लीव्स हैं।
ग्रीन कलर की लीव्स हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लियर, क्लोरोफिल है। यहाँ पे सन है, सन से क्या आई, सन से सनलाइट आई, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया ग्रीन लीव्स ने। जो क्लोरोफिल है ये मोस्टली एब्जॉर्प्शन के लिए ही काम करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो क्लोरोफिल करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट करता है। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, मतलब क्लोरोफिल नहीं है लीव्स के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जरूरी नहीं है सिर्फ ग्रीन कलर ही आएगा क्लोरोफिल की वजह से। अलग अलग टाइप का ये पिगमेंट होता है, लाइक ल्यूकोप्लास्ट है, अलग अलग टाइप होते हैं जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। बट अभी के लिए आपने याद करना है क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ऐसे ही जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और एयर सनलाइट मिल गई हमें सन से। इसके अलावा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो मिट्टी के अंदर होती हैं, मिट्टी से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब प्लांट को क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सब मिल गया। क्लियर, तो वो क्या करेगा, फूड बनाएगा। फूड बनाएगा मतलब शुगर बनाएगा, और शुगर बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। जो ये ऑक्सीजन है इसको हम यूज़ करेंगे। सो ये किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है सब कुछ, ये सब कुछ बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्लियर, नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स। अब प्लांट कैसे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक हमने पढ़ा कि हम और दूसरे एनिमल्स वो कैसे डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट है वो कैसे हमारे ऊपर डिपेंड है। प्लांट हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हम प्लांट को क्या दे रहे हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो डिपेंड होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे अपने सांस के थ्रू तो प्लांट कैसे अपना फूड बनाएंगे, क्योंकि प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल। पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल के लिए भी प्लांट डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, क्योंकि जो पोलिनेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो वाटर, एयर या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। सीड डिस्पर्जल में भी जो एनिमल्स है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। सीड डिस्पर्जल क्या है, बीज का फैलना या फिर बीज का बिखरना, डिस्पर्ज हो जाना किसी न किसी रीजन से। तो इन दोनों के अंदर जो एनिमल्स है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बी, वेस्प, बटरफ्लाई एंड मोथ कोज पोलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं तितली। अब पोलिनेशन क्या है बच्चे, पोलिनेशन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर आएगा, बस मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर हमारे पास एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्लांट है। क्लियर, प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट के पास है फ्लावर। अब जो फ्लावर है इसके पास दो पार्ट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैमन और एक होता है एंथर। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के भी तीन पार्ट होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड होता है स्टाइल और थर्ड होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं। अब पोलिनेशन क्या है, ये हमारे पास इस टाइप की शेप का होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, फ्लावर का, और इस टाइप की शेप का होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का ही। क्लियर, ये अंदर होते हैं ओव्यूल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन होते हैं। कई बार आपने फूल को टच किया हो जब भी, तो फूल के ऊपर से आपको येलो येलो कलर का कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आपके हाथों पे लगे हो तो वो क्या होता है, वो होता है पोलन ग्रेन। अब ये पार्ट हमारे पास एंथर है और ये पार्ट हमारे पास फिलामेंट है। इसके अंदर ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है और ये ओवेरी होता है। ओवेरी के अंदर जो ये है ये ओव्यूल है।
क्लियर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, ये होता है पोलिनेशन। और ये किसकी वजह से होता है? ये वाटर की वजह से हो सकता है, की हेल्प से हो सकता है, एयर की हेल्प से हो सकता है, और इंसेक्ट्स की हेल्प से हो सकता है। क्लियर, ये पोलिनेशन है। पोलिनेशन में सिर्फ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए एंथर से स्टिग्मा तक, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर। सो जो एनिमल्स है वो किस में हेल्पफुल होते हैं, किस में हेल्प करते हैं प्लांट्स की? पोलिनेशन के अंदर और सीड डिस्पर्जल के अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई एनिमल की डेथ नहीं होगी देन उनको, उनके जो बॉडी है उससे उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, सेप्रोट्रोप्स जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं बनाएंगे। सर्टेन माइक्रोब्स डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। बहुत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने सेप्रोट्रोप्स अभी पढ़े थे, जो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। किसको डिकम्पोज करते हैं? डेड और डिकेइंग एनिमल्स की बॉडी को। किसको? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स की बॉडी को वो डिकम्पोज कर देते हैं, और उनके डिकम्पोज से प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दीज जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अब्जॉर्ब करेंगे कौन? सॉइल। और कहाँ पे जाएंगे वो? प्लांट्स के अंदर जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? रूट्स के थ्रू जाएंगे, क्योंकि सॉइल से रूट उन न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करेगी। क्लियर। सो न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंडेंस हो गए प्लांट एनिमल्स के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्लांट कैसे डिपेंड है एनिमल्स के ऊपर, एनिमल कैसे डिपेंड है प्लांट के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग कैसे डिपेंड है प्लांट के ऊपर। ह्यूमन बींग्स को क्या मिलता है प्लांट से। क्लियर। सो फर्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन बींग्स गेट देयर फूड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट फ्रॉम प्लांट्स, जो आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और फाइबर एंड फैब्रिक वाले चैप्टर में आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो। हमें प्लांट से क्या मिलता है? फूड मिलता है, फाइबर मिलते हैं लाइक कॉटन, जूट, मेडिसिन्स मिलती है बहुत सारी, और बहुत सारे मसाले हमें मिलते हैं, लकड़ियाँ हमें मिलती हैं जिनको हम जलाते हैं, टिम्बर, रबड़ हमें मिलता है, गम हमें मिलता है, रेजिन्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये एक रबड़ प्लांट है जिसके थ्रू हम जो रबड़ है वो कलेक्ट करते हैं। सो इन चीज़ों के लिए हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट, प्लांट्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इन मैनी प्रोसेसेस सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड रेस्पिरेशन, O2 इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, किसी भी चीज़ की बर्निंग होती है, किसी भी फ्यूल की बर्निंग करते हैं, तो बर्निंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बर्निंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अगर किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो कोई भी चीज़ कब जलेगी? जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन का यूज़ हो गया एक, कि हमने किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, सेकेंड चीज़, जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होगी। तो दोनों तरीके से तो हमने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। ऑक्सीजन को यूज़ किया किसी भी चीज़ को जला के, जब किसी चीज़ को जलाया तो क्या बना? तब बना कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हमने सांस लेके सांस छोड़ दिया तब क्या बना? तब भी बना कार्बन डाइऑक्साइड। सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बना दी। कार्बन डाइऑक्साइड is also released into the atmosphere during many natural phenomena such as volcanic eruption। जिस टाइम कोई भी वोल्केनिक eruption होता है, उसका डिके होता है या फिर वो फटता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कोई भी डेड एनिमल्स है उसका जब ब्रेक डाउन होता है, डिके होता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे रीजन से बन रही है। अब प्लांट क्या करेंगे? प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाएंगे। और जब वो अपना खाना बनाते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? जो एटमॉस्फेयर में है, जो हमने रिलीज़ की है, हमने बनाई है, और फिर वो दे देंगे हमें ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देंगे।
So this exchange of carbon dioxide and oxygen maintain the oxygen carbon dioxide balance in nature. So जो ये एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बदले, सो ये जो मेंटेनेंस है, ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, इसी की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस रहती है। लाइक यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे एनिमल्स है। प्लांट ने क्या किया, ऑक्सीजन को बनाया, कैसे बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया, और उसी ऑक्सीजन को हमने ले लिया, इस ऑक्सीजन को हमने ले लिया। फिर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा ऑक्सीजन को लेके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एनिमल्स ने ले लिया। क्लियर। सो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ अब तक हमने क्या रीड किया, अब तक हमने रीड किया है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लाइक हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, और हमने डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा। जो प्रोड्यूसर हैं ये वो थे जो अपना फूड खुद बनाते हैं, कंज्यूमर वो थे जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उसको खाते हैं, और सेप्रोट्रोप्स क्या थे, सेप्रोट्रोप्स भी कंज्यूमर के अंदर ही आ जाते हैं, जो दूसरे को ईट करते हैं। लाइक जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, उनको ये खाते हैं। और कंज्यूमर क्या है, जो डेड एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है उसको डिकम्पोज करने का, उसको तोड़ने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फूड चेन के बारे में। अब फूड चेन क्या है, फूड चेन एक सीक्वेंस है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बनता है, दूसरे को खाता है। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट करता है, उसको बोल देते हैं फूड चेन। इन फॉरेस्ट मैनी फूड चेन एग्जिस्ट, बहुत सारी फूड चेन होती हैं। जैसे हमने वो उल्लू वाली भी देखी थी, और हमने देखा था कि जिस टाइम घास को ग्रास ऊपर खाता है, कोई भी इंसेक्ट है वो ईट करता है, देन उस इंसेक्ट को मेंढक खा लेता है, मेंढक को आगे स्नेक खा लेता है, स्नेक को आगे ईगल खा लेता है, बाज खा लेता है। सो ये क्या है, फूड चेन्स हैं। जो बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, उसको बोल देते हैं फूड वेब। जो हमने इस साइड एक फूड वेब देखा था, एक नेटवर्क देखा था बहुत सारी चेन्स का, बहुत सारी फूड चेन का, उसको ही बोल देते हैं फूड वेब। ईच ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर इट्स सर्वाइवल। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, जंगल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एनिमल्स भी डिपेंड है, प्लांट्स भी डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड है। क्लियर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल्स को क्या चाहिए, प्लांट से फूड चाहिए, और क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, और क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर। प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सीड डिस्पर्जल के लिए इंसेक्ट्स की ज़रूरत है, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की ज़रूरत है। देन ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी फूड्स या फिर फाइबर्स या फिर मेडिसिन्स, इनकी ज़रूरत होती है इंसान को, किससे, प्लांट से। देन एक मेजर रोल प्ले करते हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में। क्लियर। ये सब हमने डिस्कस किया अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। अगर जंगल डिसअपियर हो जाएंगे, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे, देन क्या होगा। द प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। सो सबसे पहले अगर जंगल खत्म हो गए, हम सांस लेंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन है तो वो सांस लेगी, सांस लेगी तो क्या बनेगा, सांस लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, मीन्स जो हमारा क्लाइमेट है वो इफेक्ट होगा। सो फर्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है, द प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ द अर्थ्स टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी। द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर नहीं मिलेगी एनिमल्स को। वो एनिमल्स जो अपना खाना पेड़ पौधों से लेते हैं, जो पेड़ पौधों के अंदर ही रहते हैं या उनके नीचे खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। देन जो प्लांट है वो क्या करते हैं, फ्लड से बचाव करते हैं, बाढ़ को आने को रोकते हैं।
अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाढ़ भी आएगी, बाढ़ आएगी तो सॉइल इरोजन होगी, मिट्टी पानी के साथ बहा के चली जाएगी। क्लियर। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फॉरेस्ट से जो हमें इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते थे वो हमें नहीं मिलेंगे। देन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको कोई इनकम का या फिर जीवन यापन का कोई और सोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो भी फॉरेस्ट के अंदर लाइक वुड है या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ या फिर कोई मेडिसिन्स वगैरह है, उनको वो कलेक्ट करते हैं, देन उसको वो सेल करते हैं और फिर देन अपनी जो लाइफ है उसका वो गुजारा करते हैं। मतलब पेड़ पौधों से उनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, अपने जिंदा रहने के लिए वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर। सो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों का कंजर्वेशन करना चाहिए, पेड़ों को बचाव करके रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, मतलब उनको सिक्योर रखना चाहिए। सो वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैव बीन कट फॉलन। बहुत सारी ट्रीज लास्ट टाइम से, लास्ट जो सदियां चलती आ रही हैं, काफ़ी वर्षों से बहुत सारे ट्रीज कट गए हैं या फिर उनको काट दिया गया है या फिर वो गिर गई हैं। सो द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब लंबे स्केल पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पेड़ पौधों को कट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। फोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को उगाना, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों का कटाव। क्लियर। सो अगर डिफोरेस्टेशन हुआ है मतलब पेड़ों को काटा गया है, तो किसी ना किसी रीजन से काटा होगा पेड़ पौधों को। सो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं पेड़ों को काटने के? सिंपल सी बात है, अगर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए घर भी चाहिए, घर के लिए लकड़ियां चाहिए, और सबसे पहले तो घर को बनाने के लिए जगह चाहिए। क्लियर। बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी जो हाउसेस हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, इनके लिए भी जगह की ज़रूरत होती है, तो पेड़ों को काट दिया जाता है। जैसे अभी आप अपने आसपास देखते होंगे सड़कें बन रही हैं, तो सड़कों को बना रहे हैं जब, तो वहाँ से जो एरिया है सड़कों के आसपास का, वहाँ पे पहले क्या थे, पेड़ ग्रो किए गए थे, उन पेड़ों को काटा जा रहा है, तब जाके सड़कें बन रही है। सो कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन के। सो फर्स्ट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। लकड़ी की बढ़ती हुई डिमांड के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड डैम्स। बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, जगह की ज़रूरत है। उस जगह की कमी की वजह से, लैंड की कमी की वजह से, ज़मीन की कमी की वजह से पेड़ों को काट कर ज़मीन खाली की जा रही है। देन इंक्रीजिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैव डाइड। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल का मतलब क्या है कि जहाँ पे, उस एरिया में जहाँ पे पेड़ों की वजह से ज़्यादा बारिश आती है और जो ज़मीन के अंदर पानी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, सो उस पानी के लेवल को कम करने के लिए, कि अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो ग्राउंड वाटर को यूज किया जाएगा, ग्राउंड वाटर को यूज किया जाएगा तो ग्राउंड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर पानी थोड़ा कम हो जाएगा, जो लेवल है वो कम हो जाएगा। सो इसलिए भी पेड़ों को काटा जाता है। क्लियर। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन हुआ, पेड़ों को काटा गया, तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ सकते हैं? फर्स्ट इज लेसर रेनफॉल। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कम हो जाएगी, लेसर रेनफॉल। सेकंड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसके अंदर बैलेंस नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एयर पोल्यूट हो जाएगी। क्लियर। इसके अलावा फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे, फ्लड के चांसेस बढ़े तो सॉइल इरोजन हो जाएगी, मतलब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के साथ साथ जो मिट्टी है वो भी बहा के चली जाएगी, जिसको बोल देते हैं सॉइल इरोजन। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है,
उनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो एनिमल कहाँ रहते हैं, वो एनिमल जंगलों में रहते हैं, और जंगल ही खत्म हो गए तो वो कहाँ रहेंगे, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट। सो इसी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? सो अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, उनको बचा के रखना है, तो हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड को हम अडोप्ट कर सकते हैं। सो फॉलोइंग मेथड्स मे बी अडोप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट। फर्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को, अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं जंगलों में। जो उस जंगलों के आसपास के जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को चराने के लिए ले जाते हैं, या फिर बहुत सारे एनिमल्स जैसे कहीं पे वो उनका कोई रहने का स्थान नहीं होता, जगह नहीं होती, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए। सो वो क्या करेंगे, वो उन जंगलों में जाके खाने के लिए ग्रेजिंग करेंगे, चरेंगे। सो उसको स्टॉप करना चाहिए। देन लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड। जो लंबे स्केल पर ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटा जाता है उसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। इफ़ इट इज़ वेरी एसेंशियल, अगर पेड़ों को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो जहाँ से पेड़ कट किए गए हैं वहाँ पे उनकी जगह पे दूसरे पेड़ लगाए जाने चाहिए। मतलब अगर किसी ज़रूरत की वजह से पेड़ को काटा गया है देन दूसरे पेड़ लगा दो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स मोर सीडलिंग on the deforested land every year during the rainy season to develop new forest। जहाँ से डिफोरेस्टेड किया गया है, पेड़ों को काटा गया है, वहाँ पे हर साल रेनी सीजन के टाइम पे नए पेड़ पौधों के जो बीज है, प्लांट्स के जो सीड्स हैं, उनकी सीडलिंग की जानी चाहिए, बीज लगाने चाहिए, ताकि बारिश के टाइम पे बारिश का पानी उनको मिलता रहे और जो वो पेड़ हैं वो ग्रो हो जाएं। क्लियर? फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक्ड। कई बार जंगलों में आग लग जाती है और जंगलों में आग लगने की वजह से पूरे पूरे जो जंगल है वो तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो उसको भी चेक करना चाहिए। मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर कोज्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल्स इन दैट एरिया। अब कई बार जंगलों में आग लगने का मेन रीज़न होता है उस एरिया में रहने वाले लोग, उनकी लापरवाही की वजह से आग लगती है। दे शुड अवॉइड स्मोकिंग or cooking in the forest area, particularly when the trees shed leaves। So उन लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो उस एरिया में रहते हैं। फर्स्टली तो उनको स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग अपना खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं लाइक कुकिंग जो करते हैं, वो आग से रिलेटेड जो कुकिंग होती है वो करते हैं, जैसे चूल्हे वगैरह पे कुकिंग करते हैं, फिर लकड़ियाँ जला के कुकिंग करते हैं, तो उसको उस टाइम के लिए वो प्रिवेंट करे, थोड़ा सा उसको बचा के करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो गिरी होती हैं, शेड लीव्स, मतलब पेड़ से जब पत्तियां गिर जाती हैं सूख कर, उसको बोला जाता है। और जो सूखी पत्तियां हैं उनके अंदर आग जल्दी लगती है, वो जल्दी फायर कैच कर लेती हैं। सो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, forest must be protected from insects and pests. The infected trees should be removed or treated with suitable insecticides and pesticides। कई बार कुछ बीमारियां आ जाती है पेड़ पौधों के अंदर। सो अगर किसी प्लांट के अंदर कोई भी इंसेक्ट से रिलेटेड या फिर पेस्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज हुई है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी बीमारी प्लांट को कुछ भी हो जाता है, सो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। या फिर अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो उस पेड़ को कट कर देना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी डिजीज किसी भी इंसेक्ट या फिर किसी भी पेस्ट की वजह से हुई है। देन कंजर्व एयर, लैंड एंड वाटर, दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन could survive। Industries must be asked to adopt proper pollution control measures। सेकेंड चीज़, हमें ज़मीन को, मिट्टी को, एयर को और वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए। अगर हमारी एयर प्रदूषित हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, ज़मीन पॉल्यूटेड हो जाएगी और वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, सो
अगर हम पोल्यूटेड एरिया के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं तो उस एरिया के अंदर जो भी वेजिटेशन है, जो भी वनस्पतियां हैं या फिर जो भी ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर पॉपुलेशन कम है, कंट्रोल में लेके पोल्यूशन कम है, कंट्रोल में है, देन वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। सो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऐसी जगह पे सेटअप करें जो थोड़ा प्लांट से दूर हो, और इसके साथ साथ ध्यान रखें कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। क्लियर। मेजर करते रहना चाहिए कि कितना पोल्यूशन उन फैक्ट्रीज की वजह से हो रहा है। जितना पोल्यूशन वो क्रिएट कर रही हैं उस पोल्यूशन को ओवरकम किया जा सकता है प्लांट से या फिर नहीं, क्योंकि जो प्लांट है वो प्यूरिफाइंग का काम करते हैं। अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट एंड वेजिटेशन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप्ड। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी जो केयरलेसनेस होती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, उनको स्टॉप करना चाहिए। वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम, रोड्स एंड माइनिंग, ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। जिस टाइम किसी भी डैम को या फिर किसी भी रोड की कंस्ट्रक्शंस की जानी है तो उसके लिए जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर। उनको ध्यान में रख के ही उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कितना किसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो अभी तक ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी तक हमने क्या रीड किया है? इफ़ द फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर प्लांट डिसअपियर हो जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे। किसकी वजह से? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर की वजह से। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना। क्लियर। सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमें प्लांट से मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। ट्राइबल पीपल्स जो भी हैं, जो उस एरिया के अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, उनकी जो इनकम है वो स्टडी हो जाएगी, वो उसको लॉस कर देंगे, उनको इनकम का कोई साधन नहीं बचेगा। क्लियर। अगर लार्ज स्केल पे हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश कम हो जाएगी, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, और जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स को कंजर्व करके रखना चाहिए, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर। क्योंकि अगर प्लांट कंजर्व रहेंगे तभी जाके जो क्लाइमेट है वो प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर क्लाइमेट टेम्परेचर रहेगा, और जो प्लांट्स जिन एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वो उन एनिमल को शेल्टर मिल पाएगी, जो वाइल्ड लाइफ्स है वो भी सिक्योर फील करेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। सो ये था हमारा चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।